नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे बिहार एपीओ परीक्षा 2020 हुआ था, है ना, उसके संदर्भ में। सॉरी, 2021 में हुआ था। एपीओ का मतलब असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी सहायक अभियोजन पदाधिकारी। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। हम बारी बारी से इन प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो पहला प्रश्न है इस संदर्भ में कि संविधान की प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक कुंडली किसने कहा। तो ये भारत का राजनीतिक कुंडली जो है के एम मुंशी ने कहा है। के एम मुंशी जो थे, भारत का जो संविधान निर्माण हो रहा था यानी संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो प्रस्तावना है हमारा संविधान का, ये क्या है? ये संविधान का एक परिचय है, संविधान का झलक है ना। हम प्रस्तावना को देख करके पढ़ करके यह समझ सकते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है, यानी कहने का मतलब कि तानाशाही व्यवस्था है। तो ये चीज़ें जो है हम प्रस्तावना को देख करके समझ लेते हैं, और इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि भारत की राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना संविधान का। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है। तो ये जो कहा है भीमराव अंबेडकर ने कहा है ना। सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र, जो कहने का मतलब संविधान तो हमें राजनीतिक लोकतंत्र दिया ही है, यानी राजनीतिक अधिकार तो दिया ही है, साथ साथ जो नीति निर्देशक तत्व जो है मूलतः सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र पर आधारित है ना। तो इसीलिए कहा है कि इसका घोषणा पत्र है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में भीमराव अम्बेडकर का एक कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। देखिए, अविलंब यानी कहने का मतलब है किसी कार्य को, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझें, आगे तो ये समझें कि लेखों को जारी, लेख करने का मतलब यहाँ पे रीट की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रीट की बात की जा रही है। जो न्यायालय द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, तो उन रीटों की बात की जा रही है। तो उसमें कह रहा है कि किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किस विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जा सकती है। तो वो है परमादेश। परमादेश में क्या होता है कि किसी भी सरकारी, कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन अगर सही तरीके से नहीं करता है तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा रीट जारी किया जाता है। अब रीट यहाँ पे जो आप वर्ड समझिएगा, अविलंब कराने के लिए, यानी कहने का मतलब कोई एक उदाहरण से मैसेज को समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके गांव में एक स्कूल का निर्माण बनना शुरू हुआ, है ना, स्कूल का निर्माण शुरू हुआ और कुछ समय तक काम चला, यानी कुछ काम हुआ, उसके बाद काम पेंडिंग हो गया, काम नहीं हो पा रहा है ना, पदाधिकारी लोग पैसा खा गए। तो उस स्थिति में न्यायालय जो है उन पदाधिकारियों को रीट जारी कर सकती है और ये कह सकती है कि आप जितना जल्द से जल्द उस काम को पूरा करवाएं। तो ये चीज़ है, ये होता है परमादेश में। आप रीट से संबंधित एक मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है पहले से, आप रीट को अगर बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। देखिए, यानी महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर संविधान का अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति, है ना, यानी संवैधानिक तरीके से कार्य अगर नहीं करते हैं तो उन पर भी महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है उनके पद से। ये चीज़ें। नेक्स्ट सवाल है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है निषेधाधिकार का मतलब अपना वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उस कानून को या उस बिल को या उस विधेयक को वो पारित करने से मना कर सकते हैं। तो वो है गैर धन विधेयक, है ना। यानी कहने का मतलब है कि गैर धन विधेयक पर वो अपना वीटो यूज कर सकते हैं। और ये जो वीटो शक्ति का प्रयोग होता है वो आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 के तहत करते हैं, है ना। वही अगर मान लिया जाए कि ये धन विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो या वित्तीय विधेयक हो, तो उसमें जो है वो वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, यानी किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की संख्या में वृद्धि
की जा सकती है, तो ये संसद के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा की जा सकती है। आप अभी लेटेस्ट इसका एक अगर बात करें हम, तो उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा, उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कुल न्यायाधीश जो पहले थे सुप्रीम कोर्ट में जो पहले कुल न्यायाधीश थे वो कितना थे? वो पहले 31 थे, यानी कि 30+1 थे। लेकिन इस अधिनियम द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा ये संख्या बढ़ाकर कर दिया गया है 33+1, यानी 33 वो न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। पहले कितना था? 30 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल पहले 31 था और अब टोटल हो गया है 34, 33+1। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछा जाए तो आप कितना बताइए? 34, है ना, यानी उसमें जो चीफ जस्टिस हैं उनको मिला करके। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, यानी कितनी है? तो देखिए, निर्वाचित सदस्य की बात करें तो ये जो है 238, इसका सही उत्तर हो जाएगा 238। टोटल हम बात करते हैं तो वहाँ जो संख्या है 250, जिसमें 12 जो होते हैं, 238 प्लस अगर हम 12 कर दें तो हो जाएगा 250, यानी कहने का मतलब 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। आप ये समझ सकते हैं इसको, यानी निर्वाचित सदस्य की संख्या 238 हो गया, अब 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, खाली स्थान राज्यों की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति कर सकता है, यानी राज्य में जो विधान परिषद होता है, आपको पता है कि राज्य में, राज्य विधानमंडल में विधान सभा होता है और विधान परिषद होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में विधान परिषद है, कुछ ही राज्यों में विधान परिषद है। तो विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति करने का अधिकार जो है वो किसको है? तो वो अधिकार है संसद को। ये जो है अधिकार संसद को है। इसमें एक चीज़ आपको ये जानना भी ज़रूरी है, जानना चाहिए कि विधान परिषद में जो अधिकतम संख्या होती है विधान परिषद में, वो जो उस राज्य का जो विधानसभा होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, उसका क्या होगा? उसका 1/3 हो सकता है, या कम से कम मिनिमम अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम संख्या ये कितना हो सकता है? 40 हो सकता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार में मान लिया जाए कि 243 सदस्य बिहार विधानसभा में हैं, और विधान परिषद की बात करें तो वहाँ 75 सदस्य हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा भी इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो काका कालेकर थे। कौन थे? काका कालेकर। इसलिए ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे हम उपनाम से काका कालेकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 340 के तहत इसका गठन किया गया था, और इसका गठन जो है जनवरी 1953 में किया गया था। जनवरी 1953 में इसका गठन किया गया था, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स के जो लेखक हैं वो रजनी कोठारी हैं। ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद रही हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन वही है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है किस संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया या लाया गया, कानूनी रूप दिया गया उसे, तो वो है 73वां संविधान संशोधन। और उसी पंचायती राज संस्थान, जो कहने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी। 33% रिजर्वेशन। तो कहने का मतलब ये है आपको कि ये जो चीज़ें हैं ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था भी लाया गया, और ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था 33% रिजर्वेशन, महिलाओं का आरक्षण ऑलरेडी उसमें इंक्लूड था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। अब इससे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु रखा गया है वो 25 वर्ष है। वही अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है।
अब कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि चुनाव लड़के नहीं, अगर बैक डोर से यानी कि राज्यसभा से आता है और प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसको बनाया जाता है, तो उस स्थिति में उसका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम वो बात नहीं की गई है कि राज्यसभा का सदस्य हो, यहाँ पे कि प्रधानमंत्री बनने हैं तो व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु जाहिर सी बात है कि अगर वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है 25 वर्ष में, तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, यानी किस अनुच्छेद 312 जो है किससे संबंधित है। तो ये 312 जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ये चीज़ आप एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन किया जाता है, ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है। यानी विशेषाधिकार का मतलब कि वो अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, वो राज्यसभा को प्राप्त है यहाँ पे। तो ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो कहने का मतलब है कि अगर गठन किया जाएगा तो राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत, और ये उसका क्या है, विशेषाधिकार है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसमें जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है या यहाँ पे पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये कौन, इसमें आपको यहाँ पे समझना ये है कि ये जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, यानी कि पूर्व कहने का मतलब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नहीं है, रिटायर्ड जिसको कहते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की हम बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन में अगर वो चीज़ें नहीं दिया गया है, हम भारत के अगर मान लिया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, तो वो जो रिटायर्ड हैं यानी पूर्व मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं, या अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश ही बन सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं वो भी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होना ये चाहिए कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन बन सकता है। एक चीफ जस्टिस, CJI चीफ जस्टिस मतलब पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो कोई अन्य न्यायाधीश भी, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अन्य न्यायाधीश भी जो रिटायर्ड हो चुका है वो बन सकता है। तो ये चीज़ अब क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्रदान करता है। जाहिर सी बात है इसका आप सवाल बहुत आसानी से समझ गए होंगे। निर्वाचन आयोग किसी भी राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी है या राज्य स्तरीय पार्टी है, तो ये जो काम किसका है, निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट सवाल है, एशिया का प्रथम देश कौन सा है जिसने समान लिंगों में शादी करने की कानूनी मान लिया है, यानी कानूनी मान्यता प्रदान किया है प्रथम देश। तो प्रथम देश जो है ताइवान है ना। अगर हम समान लिंगों की बात करें तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर कोई फीमेल जो है फीमेल से ही शादी करती है, कोई मेल जो है कोई मेल से ही शादी करता है, उसी को हम कहते हैं समलैंगिक, यानी समान लिंग वाले में अगर शादी होता है। जैसे इसका एक नामी नाम की बात करें तो दूती चंद का नाम आप ध्यान रखिएगा। दूती चंद जो एक रेसलर है, महिला खिलाड़ी, तो वो जो है कहने का मतलब है कि वो समान लैंगिक यानी कि उनका जो अट्रैक्शन है वो पुरुषों के प्रति नहीं है, उनका अट्रैक्शन जो लैंगिक अट्रैक्शन है वो महिलाओं के प्रति है। समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा अभी। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटेन को भारतीय मूल की प्रथम महिला गृह सचिव कौन है। देखिए भारतीय मूल की प्रथम महिला गृह सचिव ब्रिटेन में, तो ये है प्रीति पटेल, वहाँ के गृह मंत्री भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2019 में ऑस्कर विजेता प्राणित वृत्त चित्र कौन सी है। तो ये है आपका स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन को एक प्राणित वृत्त चित्र का अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति भी वर्तमान में जो है बर्नार्ड आर्नोल्ट है। कौन है, बर्नार्ड आर्नोल्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो है लग्जरी गुड्स का निर्माण की इसकी कंपनी जो है LVMH, यानी कहने का मतलब इसका फुल नाम हुआ लुई विटन मोएत हेनेसी, है ना। ये जो है लग्जरी गुड्स का निर्माण करती है कंपनी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE ने कहाँ पर घोषणा की है कि देश में हिंदी अब से तृतीय कार्यालयी भाषा होगी। यानी कि अगर हम UAE की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात जो है
वो हिंदी को तृतीय भाषा के रूप में अपना लिया है, लेकिन वो स्थान पूछ रहा है कहाँ किया गया, तो अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है। यानी देखिए, धन विधेयक को पारित करने का मतलब हुआ कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी पुष्टि कौन करता है, तो इसकी पुष्टि अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा का जो स्पीकर है वो क्या है, ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है संजय कोठारी जी। नेक्स्ट सवाल है, 2019 में कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना है, तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है अमिताभ घोष। अगर हम अमिताभ घोष की बात करें तो इन्हें 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, और ये अंग्रेजी के पहले लेखक हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले अंग्रेजी के प्रथम लेखक हैं। और यहाँ पे जो गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक भी हैं वो कौन है, अमिताभ घोष हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ नाभिकीय समझौता आतंकवाद में सम्मिलित होने, वित्त प्रबंधन और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के कारण तोड़ दिया, तो ये ईरान के साथ तोड़ा गया था। और अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन अमेरिका के, तो इन्होंने फिर संकेत दिया है कि जो समझौता तोड़ लिया गया है वो फिर से समझौता किया जाएगा। हालांकि ऐसा भी इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे थोड़ा सनकी टाइप के, वही तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है, तो ये जो है केरल है। केरल जो है मसाला बॉन्ड बाजार के लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2150 करोड़ रुपए का है ना मसाला बॉन्ड जारी किया है। 2150 करोड़ रुपए का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान है। यानी जनसंख्या जो है इस दौरान कमने का अनुमान किस देश का है, तो यह है चाइना का। आपको पता होना चाहिए इस एक आंकड़े के अनुसार 2027 तक भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 की अपनी पुस्तक के लिए किसने डैन डेविड पुरस्कार जीता है। देखिए, डैन डेविड पुरस्कार ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये जो है संजय सुब्रमण्यम को मिला है। ये जो है कहने का तो भारतीय इतिहासकार हैं ये, है ना, इन्हीं को मिला है, संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के विश्व लिंग समानता विषय सूची में, यानी विश्व लिंग समानता सूचकांक भी कह सकते हैं, तो उसमें 129 देशों के मध्य भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो भारत को एक जो है स्थान है 95वां स्थान प्राप्त हुआ है, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ अपने देश को न्यायिक व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और शक्तिशाली बनाने में आपसी समझौता किया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, न्यायिक व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और शक्तिशाली बनाने में आपसी समझौता किया है, तो वो है मोरक्को। मोरक्को जो है ये अगर हम आप मैप में देखें तो ये साउथ अफ्रीका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है ना। नेक्स्ट सवाल है, किसको फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेजन डी ऑनेर भेंट किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि ये फ्रांस का, जैसे भारत में जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, तो उसी प्रकार से जो फ्रांस का नागरिक सम्मान है ये किन्हें दिया गया है, तो ये भारत के जो है भूतपूर्व अध्यक्ष जो रहे हैं इसरो के एएस किरण कुमार, इन्हें दिया गया है। एएस किरण कुमार को दिया गया है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करेंगे, जो पुरस्कार जो है सेवेलियर डे ला लेजन डी, तो ये 1802 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, है ना। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसी ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। जो फ्रांस, जैसे भारत में कैसे भारत के लिए जो सबसे अच्छा काम करता है कि उसे भारत रत्न दिया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये पुरस्कार दिया जाता है।
तो ये फ्रांस के लिए कहने का मतलब है कि विदेशी नागरिक को दिया जाने वाला एक पुरस्कार हो गया, यानी विदेशी नागरिक को भी दिया जाता है फ्रांस के संदर्भ में। नेक्स्ट सवाल है, अक्टूबर 2019 में विश्व वुशु चैंपियन में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय किस प्रथम भारतीय को जाता है? तो ये देखिए, पहले तो हम ये बात करेंगे वुशु चैंपियन क्या होता है। तो ये जो विश्व वुशु चैंपियन की बात करेंगे हम, तो वुशु एक पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट खेल है ना। लेकिन यहाँ पे मार्शल आर्ट में जो प्रवीण कुमार हैं, ये जो स्वर्ण पदक इस खेल में लाए हैं, तो ये भारोत्तोलन में लाए हैं। भारोत्तोलन में जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार किस कमेटी ने सिफारिश की थी? देखिए ध्यान समझिए, कमेटी के नाम पूछा जा रहा है। तो एक कमेटी था, है ना, के सुब्रमण्यम कमेटी। अब देखिए कमेटी का गठन और इसका ऐसा क्यों किया गया था? तो जब कारगिल युद्ध 1999 में जो है भारत पाकिस्तान में कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय यह पाया गया कि मतलब कहने का मतलब है कि इसकी अध्यक्षता में, के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया था। और एक कमेटी जो है ये पाया कि युद्ध के दौरान जो सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच, विभिन्न शाखा का मतलब जैसे एयरफोर्स, नेवी फोर्स, थल सेना, है ना, तो उन सबों के बीच जो है एक कुशल संचार और प्रभावी तालमेल की कमी थी, है ना। तो हमने यह महसूस किया कि ऐसा कीजिए कि ऐसा एक पद सृजन किया जाए जो एक तालमेल हमेशा बना रहे, है ना। तो इसीलिए जो अभी CDS का जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की जा रही है, जो गठन किया गया है CDS का, जिसके प्रथम अगर हम बोलें कि प्रथम देश के प्रथम CDS कौन बने, तो बिपिन रावत बने हैं। तो ये कहने का मतलब यह है कि इसका सिफारिश कौन किया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो ये सिफारिश किया गया था किसके द्वारा? के सुब्रमण्यम कमेटी के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी या काउंसिल ने विद्युत वाहनों की दर 5% कम कर दी थी? यानी विद्युत यानी कहने का इलेक्ट्रिक कार वगैरह अगर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो GST का जो दर था वो जो है 5% कम कर दी गई है, यानी कि 12% जो है कहने का मतलब फीसदी घटा करके उसको 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, ये जो GST काउंसिल, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा GST काउंसिल। नेक्स्ट सवाल है, दिलीप पारितोषिक की विजेता, यानी दिलीप ट्रॉफी का नाम आप सुने होंगे, पारितोषिक का मतलब हुआ दिलीप ट्रॉफी की विजेता के लिए कितनी क्षेत्रीय टीमें प्रतिस्पर्धा में होती है? देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। जैसे अगर हम बात करें तो 2014 से 15 तक, यानी कि इस वर्ष तक जो टीम होती थी, है ना, इस दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए, वो 5 टीमें होती थी, 5 प्रतिस्पर्धी टीम होती थी। 5 टीम की अगर हम बात करें तो 5 टीम जैसे इस प्रकार से होती थी, है ना, उत्तरी क्षेत्रीय टीम, दक्षिणी क्षेत्रीय टीम, पूर्वी क्षेत्रीय टीम और पश्चिमी क्षेत्रीय टीम, और एक होता था मध्य क्षेत्रीय टीम। तो ये 5 प्रकार की टीम होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2000 अगर मान ली बात करें हम 2016 से 17 की बात करें, तो अब जो है 3 टीम बनाया गया है। वो 3 टीम कौन कौन है? इंडियन ब्लू, इंडियन उसी प्रकार से इंडियन ग्रीन, इंडियन रेड, यानी ब्लू, ग्रीन और रेड, इंडियन ब्लू, इंडियन ग्रीन और इंडियन रेड। अब 3 प्रकार की टीम ही जो है इस ट्रॉफी में खेलने के लिए भाग लेती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें मालूम नहीं होगी, इसलिए ये पिछले अकॉर्डिंग यानी कि बहुत पहले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया गया है ऑप्शन में। हालांकि 3 नहीं है, ये अच्छी बात है, नहीं तो 3 रहने पे आदमी कंफ्यूज करता और सही उत्तर जाहिर सी बात है फिर 3 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 3 रहता तो सही उत्तर कौन होता? 3 ही होता। तो वर्तमान में जो है कितने प्रतिस्पर्धा टीम है? तो 3 है। नेक्स्ट सवाल की बात करें हम, तो पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? तो ये जो पीलिया जो होता है वो दूषित जल के सेवन करने से होता है, यानी कि ये जो रोग है पीलिया, जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं, या ये जो है हेपेटाइटिस B भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है
कहने का मतलब है कि दूषित जल के सेवन करने से ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? तो ये काफ़ी इजी सवाल है, ये आपको ध्यान होगा। ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इसका जो आविष्कार किया था वो कौन किया था? वो किया था इवान टोरिसेली। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इवान टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है। देखिए, जैविक परिरक्षकों का मतलब ये हुआ कि जो जैविक पदार्थ हैं उसको हम अगर संरक्षित रखना चाहें तो उसमें किसका उपयोग होता है? तो है फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। इसी को मेथेनॉल भी कहा जाता है, फॉर्मल्डिहाइड को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की क्रिया जो है वल्कनीकरण यानी वल्केनाइजेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन। इसका यूज की हम अगर बात करें तो इसका यूज टायर में किया जाता है, जूते के सोल जोड़ने में किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो ये जो है लोहे के साथ मुख्य रूप से क्रोमियम मिलाया जाता है और एक क्रोमियम के कारण ही स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसी कारण उस पर क्या होता है? जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो डिग्रेडेबल यानी कहने का मतलब है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च कहने का मतलब, आप इसको थोड़ा सा नाम को अटपटा लग रहा होगा कि होता क्या है, लेकिन आप इसके बारे में भली भांति जान रहे होंगे। इसे जो मकई का जो डंठल होता है ना, मकई का जो डंठल होता है उसी को कहा जाता है कॉर्न स्टार्च। और इसी से जो है जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक बनता है। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का मतलब कि जिसे जो अपघटक होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसे आसानी से उसे तोड़ सकें। यानी कहने का इस तरह के प्लास्टिक को अगर आप मिट्टी में फेंक दिए तो बहुत जल्द जो है वो क्या होता है? सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक को फेंकें तो कई वर्षों तक, है ना, सैकड़ों वर्ष तक नहीं सड़ेगा वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का जो मुख्य घटक होता है वो कौन है? कॉर्न स्टार्च है। और कॉर्न स्टार्च का मतलब आप ध्यान रखिएगा मकई का डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी ये जो बीमारी है एक शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो शरीर के जो है मूत्राशय से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि इस बीमारी में बार बार आदमी को पेशाब लगता है यानी मूत्र आता है और बहुत असहनीय दर्द होता है, जलन के साथ जो है यूरिन बाहर आता है। ये जो बीमारी है आप ये ध्यान रखिएगा कि जो है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है। तो ये आप शायद पता होगा, आयोडीन 131। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, वो क्या है? तो है कुकुरमुत्ता। क्या है? कुकुरमुत्ता। इसको हम मशरूम भी बोलते हैं एक अलग भाषा में, एक अलग शब्द इसका प्रजाति शब्द कह सकते हैं उसको हम, तो ये मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से होता है, यानी एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो वो जो उपयोग होता है वो एथिलीन ग्लाइकॉन का यूज होता है। ये इसका अगर हम बात करें तो प्रकृति में मीठा एवं मीठा होता है और स्वाद में गंधहीन होता है इसका अगर हम बात करें तो। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा विषैला होता है, इसका अगर यूज कोई आदमी कर लेगा तो उसका मृत्यु भी हो सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? समझ गए? अब देखिए, मौसम के बारे में जो अध्ययन कर रहा है जो वैज्ञानिक, उसको कहा जाता है
मीटियोरोलॉजिस्ट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहने का मतलब मीटियोरल शब्द से ही बना है, और मीटियोरल का अर्थ होता है आसमान में घटित होने वाली कोई घटना। तो उस जो आसमान में घटित होने वाली घटना का जो अध्ययन करता है उसको कहा जाता है मीटियोरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है, यानी कहने का मतलब है कि तंबाकू की पत्ती से किस प्रकार का एल्केलाइड निकलता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है ना, वो है कौन, WBC। WBC को शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक तरह से कहने का मतलब है कि एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे अंदर है वो WBC के कारण ही है। यानी अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो किसी प्रकार का बीमारी आप पर अटैक नहीं कर पाता है। दूसरा चीज़ आप यहाँ पे ये जानिएगा कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो भी आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो ये कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कैसे स्वतंत्र हो रहे हैं, किसी भी दूसरे रंग के मेल से नहीं बनते हैं, उसी को हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, नीला, हरा और लाल, यानी लाल, हरा और नीला। पीला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है ना। तो प्राथमिक रंग अगर ये तीनों रंग को अगर समान अनुपात में मिला दिया जाए, यानी लाल, हरा और नीला को अगर समान अनुपात में हम मिलाते हैं तो जो रंग बनता है वो सफ़ेद बनता है, वो जो है सफ़ेद कलर का निर्माण होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माशोषी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो यानी इसमें क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। सिंपल सवाल है। अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो जैसे बर्फ़ का पिघलना, जल का वाष्पन होना, ये सब जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और इसके जो और भी क्वेश्चन है उसका डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम अगला वीडियो भी अपलोड करेंगे।